हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। इसके पहले वाले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म यानी जब पहली बार जो फेमिनिज्म जो इमर्ज होकर आता है वो 1840 से 1850 के टाइम पर आता है और ये होता है विमेन सफरेज मूवमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज विमेन सफरेज मूवमेंट? विमेन सफरेज मूवमेंट मींस दी विमेन जो रिकॉग्नाइज करता है और जो डिमांड करता है इक्वल राइट्स फॉर विमेन टू वोट। यानी उस टाइम तक के विमेन के पास वोट करने के लिए इक्वल राइट नहीं थे। आज के ज़माने में आप जो यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज देखते हो यानी ऑल दी women एंड मैन एंटाइटल्ड टू वोट अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में 1840s के 1850s के बीच में जब ऑलरेडी मैन को राइट मिल चुका था वोट करने के लिए, ऑल द मैन वर एंटाइटल्ड टू वोट, स्टिल women वर नॉट अलाउड टू वोट। इसलिए इस टाइम पर कुछ फेमिनिस्ट जैसे कि मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, एमी लाइन, क्रिस्टाबेल पैंक्रस्ट और सॉजर्नर ट्रूथ ने वुमेन राइट्स के लिए एडवोकेट किया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में। और उन्होंने ये मेजर आर्ग्यूमेंट दिया, वो स्ट्रेंथन करना चाहते थे उनका क्लेम वुमेन राइट्स के ऊपर। वो उन्होंने ये मेजर आर्ग्यूमेंट दिया कि सेक्सेस जो है वो इक्वल है, दोनों भी जो जेंडर है यानी वो इक्वल है। तो एक विमेन जो है, अच्छा इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर दो ग्रुप्स बन गए और एक जो ग्रुप है वो बता रहा था कि विमेन जो है वो इक्वल है मेन से, ठीक है, और एक ग्रुप बोल रहा था कि विमेन जो है वो सुपीरियर है मेन से, मीन्स विमेन आर मोर कैपेबल देन मेन। तो दो टाइप के ग्रुप इसमें इमर्ज होकर आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी इस टाइम पे कि विमेन के जो इंटरेस्ट है उसको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव हर द राइट, यू हैव टू गिव द राइट टू वोट एंड यू हैव टू गिव हर राइट टू पॉलिटिकली रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। और पहले क्या हुआ करता था दैट विमेन वेर डिपेंडेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ का वोट करना है, यू विल टेल द मेल मेंबर ऑफ योर फैमिली कि आप इसके लिए वोट करो। So basically, women were dependent politically on their husband or the male member of their family. तो इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो यूरोप के अंदर वुमेन राइट्स के लिए मतलब वुमेन राइट्स जो है नहीं थे। और इस मूवमेंट से जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1840s और 1850s के बीच में, इस मूवमेंट की वजह से पार्शियल कॉन्शियसनेस जो है अराइव होती है। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस ओवरनाइट नहीं आती है क्योंकि कुछ लोग जो है वो कंजर्वेटिव थे, जो कि जो है नहीं चाहते थे, दे वर नॉट इवन रेडी टू गिव द राइट इंटाइटल टू वोट टू मैन ऑल्सो, तो वेमेन को कैसे दे देंगे। तो बेसिकली ये पार्शली सक्सेसफुल था और यूरोप के अंदर जो है विमेन राइट्स को लेकर ये पार्शली थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ। तो सेकेंड वेव जो आती है वो 1960s में आती है और ये एक बहुत ज़्यादा रेडिकल वेव होती है और ये साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होती है, फोर्सफुल होती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं या तो यूज़ ऑफ वायलेंस या फिर यूज़ ऑफ जो है एक बिल्कुल तरीके से बहुत तरीके से सोसाइटी के अंदर रेडिकल चेंजेस लाना। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो शुलामित फायरस्टोन है वो बताती है कि किस तरीके से जो लिबरल है उनको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए बताती है कि रेडिकल फेमिनिस्ट को किस तरीके से जो है विमेन को ज़्यादा राइट दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू मैन, एंड ऑल्सो द अबॉलिशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व द मैन। तो बेसिकली ये एक तरीके का जो एक्टिव फेमिनिज्म है जो इमर्ज होकर आता है, स्पेसिफिकली इसके अंदर रेडिकल फेमिनिज्म आता है और बेसिकली 1960s और 1970s के अंदर। तो इसके अंदर कुछ नोटेबल फेमिनिस्ट हमको देखने को मिलते हैं लाइक जर्मन ग्रीर, शुलामित फायरस्टोन, एंड्रिया ड्वर्किन और मार डेली। तो ये बहुत सारे जो है फेमिनिस्ट है जो कि की फेमिनिस्ट थे। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसर्न था वो ये था कि मेल वायलेंस जो कि वुमेन के ऊपर होती है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, ओके, अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारी चीज़ें जो है फेमिनाइन नॉर्म्स जो होते हैं उसको ये अटैक करती है और इसको रिजेक्ट करती है। फर्स्ट थिंग जो होती है आप देखिए पार्टिसिपेशन इन ब्यूटी प्रैक्टिसेस। फीमेल आर यूजुअली इन्वॉल्व इन ब्यूटी प्रैक्टिसेस, दे आर victim of various things such as body shaming and all. So basically participation in beauty practices, सेकेंड सेक्सुअल सबमिसिवनेस। तो दोनों चीज़ों को जो है रिजेक्ट करती है जो रेडिकल फेमिनिज्म थिंकर्स होती है। और साथ ही साथ ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर होती है उसको भी अपोज करती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था जेंडर डिस्टिंक्शन ऑफ वर्क, और साथ साथ जो है फेवर करती है फीमेल सॉलिडेरिटी को और सिस्टरहुड को।
तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए हैं और बहुत सारे जो लॉस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लास्ट 200 ईयर से, जब से जो है क्या कहते हैं जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इमर्ज होकर आ रही है और विमेन के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे रेडिकल चेंजेस जो है आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ चेंजेस जो है वो अभी भी आना बाकी है। नाउ टॉकिंग अबाउट पोस्ट फेमिनिज्म, तो पोस्ट फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो पोस्ट फेमिनिज्म जो है वो फेमिनिज्म के अपोज में आता है, जो कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी उसको अपोज करते हैं पोस्ट फेमिनिस्ट जैसे कि कैथी रॉफी, कैमिला पेगलिया, नाताशा वॉल्टर एंड पैट कैलिफिया। ये कुछ जो है थिंकर्स जो फेमिनिस्ट हैं ये जो है अपोज कर रहे हैं फेमिनिस्ट आइडियाज को। और पोस्ट फेमिनिज्म में वो डिस्कस करते हैं कि विमेन को अपने आप को विक्टिम नहीं देखना चाहिए एंड रेदर दे शुड सी देमसेल्फ एज एक्टिव एजेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि earlier women were like कि they are the victim and someone will come and someone will rescue them and all these things. So basically they should treat themselves as active agents and they should fight for their own cause. ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर पोस्ट फेमिनिज्म में कुछ जो है पॉइंट्स के डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो मानते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है उसको लिबरेटिंग जैसा सोचना चाहिए एंड कंसेंशुअल सेक्स शुड बी नॉट बी ट्रीटेड एज अ टैबू। यानी जो कंसेंशुअल सेक्स है उसको जो है वो मानते हैं कि इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ टैबू। फेमिनिज्म जो है फोकस करते हैं कि विमेन जो है वो मटेरियली इक्वल होना चाहिए रेदर देन सिंबॉलिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर। और ये जितने भी फेमिनिज्म के जितने भी वेव्स हुए, पर्टिकुलरली सेकेंड वेव में ये चीज़ देखने को आती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, इस तरीके का फ्रेज हमको देखने को मिलता है जो सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। और इसका क्या मतलब है, ये फेज जो है ये पॉपुलराइज हुआ कैरोल हैनिश द्वारा, उनके आर्टिकल पर्सनल इज पॉलिटिकल इन 1969। तो डिस्कस करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है। आपको हमने पहले समझाया था, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर समझा होगा, कि पॉलिटिकल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सोशल स्पेयर, पॉलिटिकल इज पब्लिक। बट अब पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अनलाइक हम अक्सर ये बिलीव करते हैं दैट जो हमारा पर्सनल अफेयर है, बोलते हैं ना, लाइक इफ समवन इंटरफेयर्स इन आवर पर्सनल पॉलिटिक्स वी से दैट इट इज आवर फैमिली मैटर, इट इज आवर पर्सनल पॉलिटिक्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ। तो बेसिकली ये एक फैक्ट है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। इट मीन्स दैट कि जो पर्सनल है वो आपका पर्सनल नहीं है, बिकॉज पर्सनल में जो भी चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल है। क्यों है? बिकॉज जो भी चीज़ें हाउस होल्ड में हो रही है वो रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल डिसीजंस का। अगर आपके घर में, जैसे कि आपको मैंने सिर्फ बताया था कि जो फेमिनिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो पैट्रियार्की सोसाइटी का जो ग्राउंड है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो कहाँ बनती है? इन द हाउस। बिकॉज जो हाउस होते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, वही जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ द सोसाइटी। सो साइमल्टेनियसली जो है ये भी यही बिलीव करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। मतलब ये कि जो आपके पर्सनल लाइफ में हो रहा है इट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग योर पॉलिटिकल डिसीजंस। सिमिलरली जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली नाम की जो किताब है उसमें सुसान मॉलर जो है आर्ग्यू करते हैं कि 4 रिस्पेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर पर्सनल को आप पॉलिटिकल बता सकते हो। तो आप पर्सनल को पॉलिटिकल कैसे बता सकते हो, उसको 4 उन्होंने जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। और 4 आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि पावर। पावर देखिए अक्सर जो है आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल के अंदर हमेशा एक चीज़ आती है, वो होती है पावर। पावर इज द इसेंशियल क्वांट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी। पावर के बिना जो है कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो वो बताना चाहते हैं कि पावर जो है पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं बल्कि प्राइवेट स्फेयर में भी यूज़ होती है। पावर फैमिली के बीच में होती है, पावर जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, सिस्टर ब्रदर के बीच में होती है। तो पावर जो है फैमिली के अंदर होती है। और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का वो एग्जांपल देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि किस तरीके से पावर का यूज़ किया जा रहा है विद इन फैमिली। तो बेसिकली वो बताते हैं कि पावर इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर, इट इज समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल स्पेयर ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट वो क्या देते हैं, सेकेंड पॉइंट वो ये देते हैं कि डोमेस्टिक स्पेयर यानी आपका जो लाइफ का जो पर्सनल स्पेयर है, आपका जो हाउस होल्ड स्पेयर है, ये कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय द डिसीजंस टेकन इन द पॉलिटिकल स्पेयर। बेसिकली यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं कि जो स्टेट होता है, हर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है इन द लाइफ लाइफ ऑफ द पीपल, इन द फैमिली ऑफ पीपल। कैसे करती है वो बताते हैं कि देखिए अक्सर क्या होता है इन यूजुअली इन मैनी ऑफ द स्टेट्स हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इन इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज जो है वो अलाउड है। और ये अराउंड अगर आप पहले देख लीजिए तो क्या ये
100 ईयर्स पहले अलाउड थी क्या? अगर आप प्रेजेंटली जो है डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल ले लीजिए और वहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर इंटर स्टेट इंटर कास्ट मैरिजेस अलाउड है और कहाँ पर जो है नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो स्टेट डिसाइड करता है दैट होम यू विल मैरी एंड होम यू विल नॉट मैरी। सेकेंडली हर स्टेट का खुद का क्राइटेरिया होता है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एज ऑफ मैरिज। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि एज ऑफ मैरिज बहुत कम है 15 16, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि एज ऑफ मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है। तो स्टेट इज डिसाइडिंग द मैरिज क्राइटेरिया। सेकेंडली गाइडलाइंस अबाउट होमोसेक्सुअल मैरिज, मैंने आपको उससे पहले बताया था कि एलजीबीटी का जो इशू है कुछ स्टेट्स में जो है वो अलाउड कर दिया गया है, कुछ स्टेट में अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है स्टेट जो है इंटरफेयर करता है इन द डोमेस्टिक स्फेयर ऑफ द पर्सन एंड वो डिक्टेट करता है और जो है डिक्टेट करता है कि आप क्या डिसीजन लोगे अपने पर्सनल लाइफ में। तो ये एक पॉइंट है जो कि कौन देते हैं, इनका नाम आप याद रखना। ये एक पॉइंट है जो सुसान मॉलर ऑकिन देते हैं ये आर्ग्यू करने के लिए कि पर्सनल इज पॉलिटिकल।